बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल मॉर्निंग के साथ हाजिर हैं हम, आपकी मेज़बान इकरा मुशर्रफ। और मैं हूँ शहरबानो मुशर्रफ। जी बानो, आपकी सुबह का आगाज़ कैसे होता है? मेरी सुबह का आगाज़ ना ही पूछें। आजकल जो ये सियासी दंगल हो रहा है ज़िमनी इलेक्शन का, ये तो ताजुब की बात है कि धांधली का जो परसेप्शन है ये जा ही नहीं रहा है। आप देख रही हैं डस्का में भी जो इंतखाबात हुए उसमें क्या हुआ। अभी तक नून लीग पार्टी की क़यादत यही कह रही कि धांधली हुई, पीटीआई पार्टी जो कह रही है वो कहते हैं नहीं हुई धांधली। लाइक ये धांधली का एलिमेंट हमारी जान नहीं छोड़ने वाला, और हमें टेंशन रहनी है कि कब साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे। यानी कि आप ये नहीं देख पा रही हैं कि कोई ऐसी सुबह भी आपको देखने को मिले जब आप पुरइत्मीनान हो? जी बिल्कुल, मैं पूरे इत्मीनान नहीं हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक वो सुकून मैसर हमें नहीं आ सका जो हम चाहते हैं। यही बात है सारी। जी, तो आज हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार हैं ज़फ़र इकबाल साहब, जो कि एडवोकेट भी हैं। आज हम इनसे सबसे पहले पूछेंगे कि ये अपनी सुबह का आगाज़ कैसे करते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे। तो मैं क्योंकि गांव में रहने वाला हूँ, ठीक है, और वहाँ पे हम सुबह उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने ज़मीनों को देखते हैं, अपना जानवरों को देखते हैं, और उसके बाद जो मैं क्योंकि बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, तो उसके बाद फिर तैयार होना और अपने ऑफिस चले जाना। रूटीन के वर्क जो है एडवोकेसी के, अपने ऑफिस को देखना, कोर्ट्स के मामलात को देखना, इसी तरह फिर दिन का आगाज़ हमारा तो होता है एज पर एडवोकेट। सर, आप अपनी फैमिली के साथ कैसे वक्त गुजारते हैं सुबह सुबह? सुबह सुबह फैमिली के साथ वक्त, वो तो डेफिनेटली जैसे रूटीन में हम उठते हैं, सारे गांव का एक सेब है, और गांव में मोस्टली लोग जो है वो सुबह की नमाज के वक्त उठ जाते हैं या उससे थोड़ा लेट उठ जाते हैं। तो उसके बाद फिर सर गांव में तो कहते हैं देसी खाना वगैरह होता है सुबह सुबह, मजे की मतलब कि नाश्ता ही करने का कुछ और मजा होता है वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो देसी खाना खाता हूँ, मतलब सुबह दूध लस्सी के साथ, दही के साथ, और देसी घी का परोठा खाता हूँ। सर कहते हैं कि गांव के लोग के क्योंकि खुराक जो होती है ना वो बहुत देसी किस्म की होती है, वो शहर की तरफ नहीं आने देते। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे भी बड़ा जोर लगाया जब से मैं मतलब शादी हुई है मेरी, उसके बाद घर वालों ने बड़ी दफ़ा और कोशिश की है, दोस्तों ने कहा है कि आप सिटी में शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो मैं क्योंकि देसी चीज़ों का आदी हूँ तो वो मैं छोड़ने को मेरा दिल नहीं करता, और मैं मतलब वहाँ ही रहना पसंद करता हूँ। गांव की ज़िंदगी शहर की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा पुरसकून है। सर पुरसकून तो होगी, लेकिन आपको नहीं लगता शऊर जो है इस टाइम वो शहर में ज़्यादा है और गाँव की तरफ नहीं है? शऊर जो है वो आप अब जो ग्लोबल विलेज है पूरी दुनिया, शऊर का तो मसला ही कोई नहीं है। शऊर तो आप कहीं पे भी बैठे हैं, सोशल मीडिया है आपके पास, अपना टेलीविज़न है, बाकी यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें आपको वैसे ही आप अखलाकियात पे कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे सुन सकते हैं। आप कोई अदरवाइज किसी अपना कंसर्न जो आपका प्रोफेशन है उस पर कोई सुनना चाहते हैं तो आप सर ये देखें ना कि कानून की पासदारी अभी भी वहाँ पे पंचायत का निज़ाम है, तो ऐसा क्यों है? नहीं, पंचायत का वो कबायली इलाकों में है, जो गांव वगैरह में भी सर पुलिस बराए नाम है ना, उनके पास इख्तियारात वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। गांव में पुलिस जी नहीं लाइक अब वहाँ पे वडेराइज्म जो है, यानी हमारे यहाँ पे तो इसे नामवर कहते हैं ना, लोग हैं जिनका असर रसूख है, तो क्या वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आवाम को जो है इंसाफ जो है वो सही और बर वक्त पे मिले? नहीं, वो तो इंस्टीट्यूशन का काम है ना, जो लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका काम है। जो आप पंचायत का सिस्टम कह रहे हैं ना, वो क्योंकि पंजाब में और ख़ास करके मैं हाफिजाबाद से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कोई ऐसा डेरेदारी का निज़ाम या पंचायत में बैठ के फैसले करने वालों का कोई सिलसिला नहीं है। जो अपना पुलिस है, जो लॉ एनफोर्स के इदारे हैं, वही अब सारी चीज़ें देखते हैं, जो भी मामला होता है वो उन्हीं को देखना होता है। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी एक होता है ना हिसाब के, हमने इस पार्टी के मातहत चलना है, जैसे एक बुजुर्ग कह जाता है कि इसके आपने साथ रहना है, और गांव में ज़्यादातर हमने निज़ाम देखा है कि अगर एक बुजुर्ग कह गया उनका कि ये मतलब कि एक अच्छा बंदा ये है, इसके पीछे लगे रहो, तो वो लगे रहते हैं। तो जो शऊर का एलिमेंट है वो अगर गलत जा रहा है तो वो कैसे इसमें बिल्ड होंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं। हाँ, एक बात है जो आपकी, उससे मैं एग्री करूंगा कि जो इलेक्शंस हैं, ये पार्टी सिस्टम है, ये गांव में या हमारे स्पेशली पंजाब में एक ये सिलसिला है कि अगर मैं पीटीआई का हूँ
तो मेरा मुखालफ नून लीग में चला जाएगा। अगर मैं नून लीग में चला जाता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली पीटीआई में चला जाता है। ये है कि वो धड़ेबंदी है और वो धड़ेबंदी को वो ख़त्म नहीं हो रही। उसके लिए कोई गवर्नमेंट या कोई इस तरह का कोई इलेक्शन में या कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए कि अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कोई इलेक्शन में कोई बंदा पार्टिसिपेट कर लो जो बाशऊर हो, जिस तरह शऊर पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है गाँव में। और मैं तो समझता हूँ गाँव में रहना चाहिए। तो सर आप ये बताएं ना कि अभी ये जो इलेक्शन हो रहे भी हैं, डस्का में जो हुआ भी हाल ही में आपने भी देखा, हमने सबने भी सुना है कि किस तरीके से वहाँ पे धांधली का एक एलिमेंट कहा गया है और 2 शहरी भी हमारे शहीद हुए हैं, यानी उसमें जख्मी भी हुए वो। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि आम शहरी अब वोट भी कास्ट करने जाएगा तो भी महफूज नहीं है? जी बहुत, हाँ ये बात है कि ये पहले एलिमेंट था, ये 19 से पहले तशद्दुद का एलिमेंट था। उसके बाद ये बड़ी देर बाद हमने ये देखा है किस तरह जो क्रॉस फायरिंग हुई है और उसमें एक पार्टी का दोनों का एक बंदा जो है वो मौके पे ही जाँ बाग हुआ है और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अपना कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ज़िम्मेदारी थी फेयर एंड इलेक्शन करवाना और उसको लोगों को प्रोटेक्ट करना कि वो अपना वोट जो है वो आज़ाद मर्जी से कास्ट कर सकें। तो मैं इसमें एक तो कानून नाफिज करने वालों इदारों की कमज़ोरी है, दूसरा वही बात है कि जो हमारे गांव के धड़ेबंदी है ना वहाँ पे वोट हालांकि वो जो सियासतदान है वोट लेने के बाद वो उनको नज़र भी नहीं आते, लेकिन हमारे में ये खामी है कि हम उनके लिए अपनी जान तक भी दाव पे लगा देते हैं। ठीक हो गया। लेकिन सर आप ये देखें ना कि अभी ये सियासी निज़ाम में ये तब्दीली तो बहुत ही ज़्यादा हम देखने को आ रही है हमारे पास। अब NA-75 में जब ये डस्का के इलेक्शंस में ये सब कुछ हुआ तो दोनों पार्टीज़ का अपना अपना एक मौक़िफ़ सामने आया। एक पार्टी कहती है कि धांधली हुई है, दूसरी पार्टी कहती है धांधली नहीं हुई। अब ये एलिमेंट जो है और वो दोबारा इलेक्शन करवाने का जो सिलसिला है, और इमरान खान साहब ने भी कल ही अपने बयान में कहा है कि अगर ऐसा है तो आप इलेक्शन करवा लें दोबारा से। तो आप किस तरह देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास राइट्स हैं कि वो दोबारा इलेक्शन करवाए? पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने सारे हल्के में इलेक्शन करवाने की बात नहीं की जी। उन्होंने कहा है जहां जहां नून लीग पार्टी को शुबह जो 20 हल्के हैं जहाँ के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर का वो उनको किडनैप वो कहते हैं मुबैना तौर पे किडनैप किया गया था, तो उनकी हद तक वो कहते हैं कि क्योंकि मैं इस स्लोगन पे गवर्नमेंट में आया हूँ कि मैं इदारों को मजबूत करूँगा और फेयर एंड इलेक्शन करवाऊँगा, तो अगर किसी को कोई मसला है तो वो अगर उनको कहते हैं कि ये 20 हल्कों की वजह से ये प्रेजाइडिंग जो है अगवा हुए हैं उनकी वजह से मैं नून लीग को इलेक्शन वो कहते हैं कि ये हारी है जी। तो वो कहते हैं कि हम इसको दोबारा करवाने के लिए तैयार है और जो इलेक्शन कमीशन है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्शन लॉज 2017 और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उसको पास बिल्कुल अख्तियार है। लेकिन इसके साथ मैं एक और बात अर्ज करता जाऊँ कि जो जिस तरह PDM का या नून लीग का बयानिया है, उनका बयानिया ये है कि वो PP की जो सूबाई असम्बली की 2 सीटें जीती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही क्या वो दोनों जो सीटें उन्होंने जीती हैं वो कोई बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन ने करवा के गया है और जो आ रही हैं वो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने करवाई हैं। ये कोई पॉजिटिव साइन नहीं है कि अगर आप जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन इदारे वाह वाह, तो अगर आप हार जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये धांधली हुई है। इस एलिमेंट को भी हमें कंडेम करना चाहिए और जो तशद्दुद है उसको भी कंडेम करना चाहिए। ठीक हो गया सर। अभी जो है उनका बयान आया राना सनाउल्लाह का, एक इंतहाई मैं कहती हूँ अहम बयान है उनका कि इब्तदाई तहकीकात में जो है ना डस्का इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का कोई सबूत नहीं मिला। सर आप ये कैसा बयान देख रहे हैं उनके? ये देखें जो इस्टेब्लिशमेंट है, मैं तो पहले कह रहा था कि जो PDM है जी वो जैसे उन्होंने सिलसिला शुरू किया था कि एक PDM बनी और उसके बाद उन्होंने सिलसिला शुरू किया जलसों का, जुलूसों का, रैलियों का, और उसके बाद जब वो वहाँ पे वो उन्होंने वो जलसे जुलूस जो शुरू किए थे वो महंगाई पे वो उन्होंने कहा कि कितनी महंगाई होगी पाकिस्तान में, ये गवर्नमेंट नाकाम होगी पाकिस्तान में, तो हम जो है ना वो आवाम को बताएंगे कि जब वो जलसे और जुलूसों में गए तो वहाँ पे जब उन्होंने तकरीरें की
तो वो पाकिस्तानी इदारों की सलामती के खिलाफ खिलाफ थी, थी, बिल्कुल। और जो उसी वजह से फिर उनके जो जलसे हैं वो नाकाम हुए। नाकाम हो, बिल्कुल ऐसा और वो मीनार पाकिस्तान पे उनका जो जलसा था वो जी। 4-5 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल था। फिर उन्होंने इसको तर्क किया, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं, वो पूरी जो नेशनल असम्बली के जितने हमारे मेंबरान हैं उनको रिज़ाइन कर देंगे, इनके मुंह पे दे मारेंगे इस्तीफ़े। तो फिर वो जब उनके वो इस्तीफ़ों वाला फार्मूला पीपल्स पार्टी ने वो बैक चली जी। गई, उन्होंने ना किया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, तो एक दो मेंबरान उनके स्पीकर के पास पेश हुए, तो उन्होंने कहा था हमने तो कोई इस्तीफ़ा ही नहीं दिया। तो फिर उन्होंने एक नेक्स्ट वो उसको तर्क करके उसको छोड़ के फिर उन्होंने वो इलेक्शन में चले गए। ठीक हो। और इलेक्शन में जब वो गए तो उसको मैं पढ़ रहा था कि वो 40,000 की 33,000 की लीड थी, वो कम होके एक इलेक्शन वो लूज़ करते हैं और दूसरे के 3,000 4,000 लीड रह जाती है। तो वो 11 जमातों का और एक जमात के साथ मुकाबला था, तो ये नाकाम हुए। अब वो इल्ज़ाम देते थे खलाई मखलूक या उसमें एजेंसियों का दखल, तो वो भी उस हद तक भी वो नाकाम हो रहे हैं कि एजेंसियों ने इस तरह पिछले इलेक्शन की तरह इसमें। अब उनका एक और इशू है कि ये देखें जी 80% से प्लस जो है वोट कास्ट हो गए हैं वो 20 हल्कों में। हमने तो देखा सरगोदा के एक हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे 100 से भी प्लस जो रिजल्ट वो नून लीग के दौर में हुआ है। तो ये जो मैं समझता हूँ पहले से फेयर इलेक्शन था, पहले से फेयर इलेक्शन। सर लेकिन आप ये देखें ना कि परवेज़ रशीद को जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो है वो नाअहल करार दे दिया है, ठीक है। तो इस पे जो है मरियम नवाज़ कहती हैं कि ये जो परवेज़ रशीद है ना, ये एक फ़र्द का नहीं सोच और नज़रिए का नाम है जो परवेज़ रशीद हैं। मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ सर, आपसे भी ये पूछना चाहूँगी कि मरियम नवाज़ का ये जो बयान आ गया परवेज़ रशीद को लेके, वो अपने वालिद मोहतरम के बारे में क्या कहेंगी जो बिल्कुल ही बाहर भाग चुके हैं? इनके लिए नज़रिया सोच का नाम बन गया है बंदा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और जो बाहर है वो क्या है? देखें जी, पहली बात तो यह है उनका जो नॉमिनेशन पेपर है वो अपना रिजेक्ट हुए हैं। वो 85 लाख रुपए का उन्होंने पंजाब हाउस का बिल देना था, वो जो बार बार उनके नोटिस के बावजूद उन्होंने दिया नहीं है। ये जो जब आप नॉमिनेशन पेपर में जमा करवाते हैं तो वहाँ पे आपने सारे इदारों से क्लियरेंस लेनी होती है, उसकी क्लियरेंस साथ लगानी होती है। अगर आपका किसी भी तरह टैक्स का मसला है, किसी बैंक से डिफ़ाल्टर है या किसी इदारे के आप डिफ़ाल्टर हैं, तो डेफिनेटली आपके वो कागजात जो वो मुस्तरद होंगे। तो जब वो हुए, अच्छा नज़रिया उनका बिल्कुल, मरियम नवाज़ कहते हैं कि जो उनका नज़रिया जो हमारा नज़रिया, क्योंकि वो डॉन लीग ठीक है, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो कौमी इदारों के खिलाफ जो बात नवाज शरीफ करता है वो भी करता है। सर अभी ये सेनेट इलेक्शन की मुहिम में जो तेज़ी कर दी गई है, तहरीक इंसाफ का जो वफ्द की है ना, उनकी इत्तेहादियों से मुलाकातें जा रही हैं। दूसरी जानिब जो है जरदारी जनाब कह रहे हैं कि हम जो है सरप्राइज देंगे सेनेट इलेक्शन में। कैसे देंगे सरप्राइज? अच्छा, ये तो जो सरप्राइज वाली बात है इस पे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि सरप्राइज जो है ना वो इलेक्शन में हर जो पार्टी है वो कहती है कि हम जो जनाब ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जीत रहे हैं। अगर वो कहें कि हम जीत नहीं रहे या हम जीत नहीं जाएंगे, तो फिर उनको इलेक्शन में लड़ने का, उनको इलेक्शन में आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो आवाम को इस तरह बताते रहेंगे और कहते हैं कि जो भी इलेक्शन लड़ रहा होता है ना, वो हर रोज़ रात को इलेक्शन जीत के सोता है। सर जिस तरह से आपने आज मुझे सिर्फ इजाज़त दें, मैं सिर्फ मैं अर्ज़ कर दूं कि जो सेनेट इलेक्शन है, जो शो ऑफ हैंड का जिक्र किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कहती है कि जो भी शो ऑफ हैंड, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे इलेक्शन ऐसे हैं जो में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, वज़ीर आला जितने हैं सारे सूबों का, उनको भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वो MPs जो हैं वो उनको वोट देते हैं, क्या उनका भी शो ऑफ हैंड होगा? इसके अलावा नेशनल असम्बली का जब इलेक्शन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है तो वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान का बनता है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, वो भी MNAs जो हैं उनको वोट देते हैं जी। और इसके साथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको वोट कौन देता है? सेनेटर उसको वोट देते हैं, नेशनल असम्बली के मेंबर उसको वोट देते हैं, और सूबाई मेंबर जो हैं जो वो भी वोट उसको कास्ट करते हैं।
और क्या इतने सारे लोग जो हैं उनका ये मैकेनिज्म कोई ऐसा बना लेंगे, गवर्नमेंट या बना लेगी या इलेक्शन कमीशन बना लेगा कि कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाने में ये कामयाब होते हैं कि क्या सारे के सारे ये शो ऑफ हैंड कर लेंगे। उसके साथ एक और चीज़ है कि जब इम्पीचमेंट आती, मुआवजा आता है प्रेसिडेंट का, तो प्रेसिडेंट के मुआवजे के लिए क्या ये सारे नेशनल असम्बली और सेनेट का जॉइंट सेशन होता है, क्या जॉइंट सेशन में भी सारे का शो ऑफ हैंड करेंगे। उसके साथ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है वज़ीर आज़म के लिए, क्या वहाँ पे भी शो ऑफ हैंड किया जाएगा। ये बड़ा मुश्किल है कि इतने सारे इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट, उसमें शो ऑफ हैंड के लिए बड़ा ये पॉसिबल नहीं, मेरी नज़र में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई इलेक्शन कमीशन या कोई गवर्नमेंट ऐसा मैकेनिज्म बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर बड़ा अच्छा है, क्योंकि तो ये खरीदो फरोख्त जो है जी, इसमें यही बात मैं करने लगी थी खरीदो फरोख्त, अगर ये कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाता है तो फिर खरीदो फरोख्त जो है वो रुक जाएगी, और रुकती नहीं तो कम से कम इसमें कमी तो आएगी। यही बात है कि हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है जो कि चाहते हैं इमरान खान साहब के ना हो, लेकिन इनकी पीटीआई की आदत की ही वीडियो सामने आई है सबसे पहले। वो तो उस पे देखे ना, वो इलेक्शन जो लास्ट रिसेंटली इलेक्शन हुआ था ना सेनेट का, उसकी वीडियो है, और वो पीटीआई ने वो जो जिन पे वो उन्होंने साबित किया था वो उन्होंने पीटीआई से निकाल दिए थे। तो ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई तो बड़ा अच्छा कर रही है। एक तो उन्होंने उस वक्त वैध पार्टी थी जिन्होंने अपने मेम्बरान को अपनी पार्टी से निकाला, और फिर वो उसके अलावा कोशिश कर रही है कि तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अब मंजर आम पर लाने की क्या जरूरत थी इस वीडियो को, जब उन्होंने पहले इस पे तब्दीली कर दी। इस पे इंक्वायरी हो रही है, इसका कोई इंक्वायरी जब कंप्लीट होगी, कोई इसका सामने आएगी चीज कि क्या वीडियो कब बनी, रिलीज इतनी लेट क्यों हुई, ये किसके पास थी, ये तो अभी तक हमें समझ नहीं आई, और ना ही किसी के पास कोई ऐसी खबर है कि हम इसको देने में कासर है। ठीक है, तो सर मैं दूसरा आपसे सवाल ये किया था कि तहरीक इंसाफ की इत्तेहादियों से मुलाकातें जारी हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे? जी, तादियों से मुलाकात डेफिनेटली सेनेट का इलेक्शन होने वाला है, और वो तादियों से इसलिए मुलाकात कर रहे हैं कि वो जितने उनके अलायंस में लोग हैं वो अपने वोट कास्ट करें अपने अकॉर्डिंग टू अलायंस, तो फिर वो सेनेट का इलेक्शन हो, सेनेट के इलेक्शन में अगर कोई वो मतलब जितनी उनकी वो सेनेट के मेम्बरान बनने जा रहे हैं पीटीआई को जितने बनने चाहिए, तो फिर अगर वो वोट अब उनसे मिलेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, तो डेफिनेटली वोट पीटीआई को मिलेंगे और वो सेनेटर बनेंगे लोग। तो अब मुलाकात तो डेफिनेटली इलेक्शन में होती है ना, इलेक्शन का जो दौर है। सर, जहाँ पे शाहिदा खान अब्बासी अपना बयान दे रहे हैं कि हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस है, डस्का में रीपोलिंग की बात नहीं, हुकूमत ढोंस जमा रही है, वहीं पर जो है शिबली फराज का जवाबी बयान आता है कि फायरिंग और ढोंस धांधली नून लीग का इम्तियाज़ है। तरीके इंसाफ को इदारों पर यकीन है, डस्का पे जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला सुनाएगी वो उस पर अमल करेंगे, यानी कि उसे कबूल करेंगे। जितना पुरतशद्दत देखिए, मैंने जो जब से मैं मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जी, जितना पुरतशद्दत और ये लास्ट गवर्नमेंट थी पीटीआई नून लीग की, वो उसमें जैसे आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में कितने लोगों को गोलियों से भून दिया गया। इसी तरह हमने देखा आगाज़ जो है वो मुबैना तौर पे जो हमारे पास जो ज़रा हमें बता रहे हैं कि वो जो डस्का में हुआ है वहाँ पे भी नून लीग ने वहाँ पे फायरिंग का आगाज़ किया है, फिर काउंटर फायरिंग हुई है, और काउंटर फायरिंग में फिर वो नून लीग का भी बंदा जो है वो भी उसमें जान से गया है, और जख्मी जो ज़्यादा लोग हैं वो पीटीआई के हैं, और पीटीआई के लोग जो हैं वो मैं समझता हूँ कि दूसरी नून लीग से कदरे आजिज़ और मुखलिस लोग हैं। सर आप ये देखें ना कि नून लीग पार्टी क्या मोदी सरकार के दहाने पे चल रहे हैं? कौन सी? मोदी सरकार के, लाइक ये अभी आया हुआ है मोदी सरकार है ये भारत में। मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भारत में इलेक्शन में जब धांधली का ये जो एलिमेंट है वहाँ पे भी धौंस जमा के फायरिंग करके या दबाव में ला के आवाम को वहाँ से वोट हासिल किए जाते हैं बकौल उनके, तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही निज़ाम राइज करने की कोशिश नून लीग की जानिब से हो रही है? नहीं, डेफिनेटली वो, क्योंकि इनका एक बयान भी सर आया था सामने कि अब अवाम को अपने वोट की हिफाजत करने के लिए अपने साथ गन लेकर जानी पड़ेगी। तो क्यों? वो तो मरियम नवाज का बयान था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ऐसा क्यों? देखिए, उनकी वो लास्ट 35 साल से मुख्तलिफ तरह से गवर्नमेंट में रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है कि उनकी हर इदारे में उनके अपने लोग हैं,
ठीक है, वो मैनेज करने के सबसे बड़े माहिर जो हैं वो नून लीग वाले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो तशद्दुद का एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी की ये ज़रूरत है कि इसको पुरतशद्दुद कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जो इंस्टिगेट करता है हमें उसको भी कंडेम करना बिल्कुल चाहिए। ऐसा है। जो लोगों को उकसाता है, ये उसका बयान जो था मरीम नवाज का, ये जी। काबिल मजम्मत था जी। और इसकी मजम्मत करनी भी चाहिए कि आप उकसा रहे हैं लोगों को कि आप मतलब असला लेके साथ चलें, जी। आप डंडे साथ लेके चलें। तो जब आपका लीडर ही आपकी तरबियत ऐसी कर ऐसी कर रहा, रहा जी। तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। तो पीटीआई की आदत ने इस पे कोई रद्द-ए-अमल उस वक्त जाहिर नहीं किया, ना ही कोई बयान दिया था। तो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था ना कि इसके हवाले से कोई ना कोई पहले से ही एक आप लाहे अमल अपना लें कि आपने अवाम को सिक्योरिटी देनी है। यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही गायब हो गया, ये ताजुब की बात है। डेफिनेटली सिक्योरिटी क्या थी सर? जो इलेक्शन कमीशन है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके जब इलेक्शन में वो इलेक्शन किसी भी हल्के में करवाने जाता है जी। ना, तो जितने कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसके ताबे आ जाते हैं। ऐसे ही तो जब उसके इदारे सारे ताबे थे तो इसको इलेक्शन में ये तशद्दुद का एलिमेंट, इसको कंट्रोल करना इलेक्शन कमीशन की कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी थी। जी। और जो ये इंसिडेंट हुआ है ये इसको रोकना चाहिए था, जो नहीं रुका। तो मैं इसको कभी भी इसको अप्रिशिएट तो कोई भी नहीं करेगा, ये काबिल मजम्मत था जरूर। नहीं तो अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है या अवाम को खौफ व हिरास में रखने की कोशिश की जा रही है कि अब जब जाओगे तुम कोई वोट कास्ट करने तो अपनी जान हथेली पे ही रख के जानी है। यानी अवाम को कोई सिक्योरिटी का, पहले तो हमें आम शहरियों को जिस तरह कितने हादसा हो जाते हैं, इस्लामाबाद में किसी बच्चे को पुलिस मुकाबले में कर दिया, जो कि आपने देखा ही होगा, हाल ही में बहुत सारे वाकयात हुए। तो अब ये भी एक एलिमेंट शामिल होने लगे कि इलेक्शन में जाएंगे, कास्ट करने जाएंगे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो रिसेंट वाकया हुआ है ना, ये वही धड़ेबंदी की वजह से हुआ है। तो सिक्योरिटी में फिर किनको मामूर होना चाहिए? अगर पुलिस ये नहीं काम कर सकती है तो फिर कौन आएगा? डेफिनेटली पुलिस को करना चाहिए था, वो नाकाम रही है और इदारे नाकाम रहे हैं। उनको आने वाले इलेक्शन में इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए था, करेंगे। और डेफिनेटली अवाम जो है उनसे, अवाम का उनसे सवाल है और उनको नेक्स्ट टाइम ऐसा। अब यहाँ पे मैं एक अलग सा किस्म का सर आपसे सवाल करने लगी हूँ। जब इमरान खान साहब की क़यादत आ गई इक़्तिदार में तो नून लीग पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि धांधली हुई है, और जिस तरह हम सब जानते हैं कि तब फौज ने खुद अपने यानी आप लोग वहाँ थे तो उन्होंने खुद से वहाँ पे सिक्योरिटी सारी उन्होंने अदा की थी। तो ये बयानिया उनकी जानिब से आया था कि ये 2018 के इलेक्शन की बात कर, जी, जो अभी रिसेंट इलेक्शन है उसमें भी धांधली का एलिमेंट बहुत ववेला मचा, और ये भी कहा गया कि अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि नून लीग को नहीं डालना, और इसमें फौज भी मुलविस है, उन पे इल्जाम लगाए गए, सिक्योरिटी पे भी वो थे। क्या अपना वजीराबाद में और KPK में जो उनकी सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन हुआ है जी, क्या वहाँ पे फौज नहीं थी? जी, क्या वहाँ पे पुलिस नहीं थी? जी, क्या वहाँ पे लोग जो है वो कह रहे थे कि नून लीग को वोट डालें? जी। क्या वहाँ पे फौज कह रही थी नून लीग को वोट जी, डालें? ये बात ही ये सारी ऐसा है। नहीं है जी, ये वही बात है कि आप जीत गए तो इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, जी। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पुलिस जी, जिंदाबाद, जी। इलेक्शन कमीशन जिंदाबाद। जी। जब आप हार गए तो फिर आप कहते हैं कि ये इदारों ने मिल बैठ के अपना मैनेज किया इलेक्शन। अभी यूसुफ रजा गिलानी का ही बयान देख लें, उन्होंने भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हमें वो गैर जानिबदार लग रही है। आप उनके बयान मैं देख तो रहे हैं, समझता हूँ वक्त के साथ बदल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पिछले 4-5 माह से या उससे भी जो फौज है वो जी। आपने जो उनका तर्जमान है वो बार बार कह रहा है कि हमें पॉलिटिक्स से कोई कंसर्न नहीं है, ये जिनका काम है हम अपनी डोमेन में काम करें, वो अपनी डोमेन में काम करें। जो पार्लियामेंटेरियन है वो अपनी डोमेन में काम करे, जो सुप्रीम कोर्ट है या अदलिया वो अपनी डोमेन में काम करे। हमें सियासत का कोई शौक नहीं है, हमें किसी पे कोई दबाव नहीं डालते, हम चाहते हैं कि इदारे जो हैं वो मजबूत हों। सर, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन से हमने, यानी कि आपने सारा इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया, अब मैं ये पूछना चाहूँगी, अभी जो PTI जो है इक़्तिदार में है, आपने देखा ही होगा साल के शुरू में भी महंगाई का तूफ़ान कैसे आया और आता ही गया। जी। अब हाल ही में उन्होंने नहीं बढ़ाई पेट्रोल की कीमत, लेकिन जो तूफ़ान आ चुका है वो थम ना सका, जिससे आवाम अभी भी रो रही है। आप क्या देखते हैं PTI का ये लाया अमल अब आने वाले कल में क्या बेहतरी की तरफ जाएगा? जी देखिए, मैं इसको
मैं तो समझता हूँ बेहतर है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ कि जो पाकिस्तान के रिजर्व्स हैं जो स्टेट बैंक के मुताबिक हैं वो 20 अरब डॉलर से क्रॉस कर गए हैं। जी, ये इमरान खान साहब ने भी बताया कि उन्होंने कर्जे वापस कर दिए थे। कर्जे भी वापस किए, कर्जे वापस नहीं किए, उनकी सूद चले वापस कर रहे जी, हैं, कर रहे हैं। और वो साबका गवर्नमेंट ने लिए हुए थे, पीटीआई की गवर्नमेंट ने लिए थे। और इसके साथ मैं अर्ज करता हूँ कि जो सर लेकिन बैलेंस करने के लिए महंगाई एक मौक़िफ़ तो ले लें हम उनका। सर अर्ज जी, सुनो जी। कि जो अपना एक्सपोर्ट है वो बड़ी है। फॉरेन रेमिटेंस जो लोग बरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे भेज रहे हैं जिससे जो ख़जाना वो मेंटेन हुआ है। ठीक है, एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी है, इंपोर्ट कम हुई है, और जो स्टॉक मार्केट है वो इम्प्रूव की है। और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल जोन बन रहे हैं, जो इंडस्ट्री ग्रूम की है, उसके साथ एक और चीज़ है जो कोई कहीं पे भी कोई भी डिस्कस नहीं करता कि किसानों को जो उसका ज़बू वाली थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर होगी, क्योंकि मैं किसान भी हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता है कि जब मैंने देखा है कि जब नून लीग की गवर्नमेंट थी वहाँ पे बारदाना लेने के लिए बड़ा मुश्किल होता था, बारदाना नहीं मिलता था, और 1100 से 1150 तक हम गंदम बेचने पे मजबूर थे। और अभी जो है रिसेंटली जो है गंदम का रेट वो हमें बताया जा रहा है कि 1800 रुपये होने वाला है या हो गया है। तो इससे किसान बेहतर होगा, किसान को खुशहाली मिलेगी। जब किसान खुशहाल होगा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान खुशहाल होगा। और जो बाकी चीज़ें आप महंगाई की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की या डीजल की, ये मैंने खुद 128 रुपये नून लीग की गवर्नमेंट में 128 रुपये डीजल ख़रीदा है, 118 रुपये पेट्रोल ख़रीदा है। तो उससे तो कहीं डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हाँ डॉलर का जो बढ़ा है शुरू में वो भी अब काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। तो ये मैं समझता हूँ जब मैशत बेहतर हो रही है तो महंगाई जो है वो मतलब दर्जा बदर्जा कम होगी। अभी आप आज चेक कर लें सब्जियों की कीमतें, वो बिल्कुल सब्ज़ी बहुत सस्ती मिल रही है। जो बाकी चीज़ें ऑयल्स हैं, जो कुकिंग ऑयल्स हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो महंगी हैं, वो महंगे हुए हैं। उस पर भी कोई गवर्नमेंट मैकेनिज्म बना के, और जब मैशत बेहतर होगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। जब डॉलर सस्ता होगा तो ये चीज़ें सस्ती सर यही मैंने आपसे बात कहनी थी कि सस्ती तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो हम आवाम हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा, जो महंगाई जिसकी वजह से भारी पड़ रही है। देखें, एक तो अभी आपने रिसेंटली देखा इस्लामाबाद के जितने उनकी 25%, लेकिन फिर भी एहतजाज जारी था वहाँ पे। नहीं वो एंड पे मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात में वो सारे 25% उनकी सैलरी बढ़ गई है। दूसरा जो सैलरियाँ जो गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई थी उसकी वजह ये थी कि आपका खजाना खाली था, आपके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। और ये ऐसा ही था कि जैसे ये टेबल भी उठा लिया जाए, कैमरा भी उठा लिया जाए, और ये लाइटें भी बंद कर दी जाए, और आप कहें कि इसको आप प्रोग्राम करें। तो इस तरह का कबाड़ा करके तो वो गए हुए थे। तो उसको अभी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मैशत जो है वो बेहतर हो गई है, और पाकिस्तान पहले से बेहतर हो रहा है। तो IMF की जानिब से भी एक बयान सामने आया कि पाकिस्तान ने उनके 26 या 27 निकात में से 20 पर तो इम्प्लीमेंटेशन की है, और अब IMF खुद से हमें सोच रहे हैं कि किस तरह हमें पैसे देने हैं या हमारे साथ किस तरह चल रहे हैं। तो आप ये देखते हैं कि अब क्या शराइत होंगी। पहले भी महंगाई का हमने ये इतना 2.5-2.5 साल में यानी हमने निकाल लिए, तो इमरान खान साहब की अब क्या पॉलिसी है कि वो अब मैनेज करें, महंगाई को भी इतने ऊपर तक ना लेके आएँ और आवाम को भी तोहफा इस तरह से दें कि हम आगे की तरफ चल सकें, ना कि पीछे की तरफ। देखें, एक तो बात यह है कि जो उनका वो फार्मूला तय कर रहे हैं वो अभी तक मुझे तो जो कंफर्म किया गया वो अभी तक फाइनल नहीं। एक वक्त ये था कि IMF जो है या दूसरे जो वर्ल्ड बैंक है या एशिया बैंक है वो पाकिस्तान को लोन देने के लिए एग्री नहीं हो रहा था, क्योंकि वो कहते हैं कि आप वापस कैसे करेंगे। ये आम इंसान की बात है कि अब मेरे पास कुछ भी ना हो तो मुझे तो कोई अपना भी नहीं कर्जा देगा, दूसरे तो और हो गए। तो जब मैं अब वो क्योंकि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हुई है, कदरे पे जो अपना हमारा खजाना है वो सरप्लस में जा रहा है, बजाय इसके कि वो पहले खसारे में था अब सरप्लस में जा रहा है। तो जब वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वो इजीली जो है ना एशिया बैंक का है जो IMF है वो कर्जा देने को लिए तैयार है, और इंशाल्लाह वो देगा और पाकिस्तान बेहतर होगा।
ठीक है सर, लेकिन आप ये देखें कि महंगाई ठीक है, अभी पीटीआई क़यादत ने ख़ुद भी इमरान खान साहब ने कहा कि है और हम इसे कंट्रोल करेंगे, आप हमें टाइम दें। अब इनके पास टाइम कम रह गया है और हम देख रहे हैं कि ज़िमनी ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसमें कहीं नून लीग भी लेके गई है सीटें और कहीं पीटीआई लेके गई है। तो इतना वक्त जो वो काम कर रहे हैं या जो पीटीआई की आदत में उस्मान बुज़दार ने भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं, क्या इनके इस टाइम पीरियड में ये सब कुछ मुकम्मल हो सकेगा? अब यानी पाकिस्तान को जो एक तब्दीली का कहा गया था, क्या वो मुकम्मल होगी तब्दीली? मैं से समझता हूँ कि ये मतलब इतना पुराना पाकिस्तान को जिस बेदर्दी से लूटा गया, उसको रीऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए टाइम जो था, जो मुश्किल वक्त था वो गुजर गया है। अब इसको डे बाय डे आप भी इंशाल्लाह देखेंगे और मैं दुआ भी करता हूँ कि पाकिस्तान बेहतर हो, पाकिस्तान के अवाम की जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवाम की दहलीज तक पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट बेहतर कर रही है और उनकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ख़ास करके जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसकी नीयत पे हमें कोई शक नहीं है कि वो इतने इजलास जो हैं वो उनके कैबिनेट के पिछले नून लीग के 5 साल में नहीं हुए जितने वो मतलब हर मंगल को उनका इजलास होता है, वो इन चीज़ों पे गौर कर रहे हैं, इन चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के लिए वो सोच रहे हैं, गरीबों को कर्जा दे रहे हैं, वो मकान जो अपना हाउस लोन है वो उन्होंने शुरू किया है। तो अभी मैं वो सुन रहा था कि फैसलाबाद में जो लेबर वो इंडस्ट्री के लिए नहीं मिल रही, इंडस्ट्री बंद थी, किसान रुल रहा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो ये अपना बेहतरी की उम्मीद है हमें और इंशाल्लाह हमें रखनी भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो जब किसी मौलवी को ख़तरा होता है ना, वो कहता है इस्लाम को ख़तरा है। जब किसी सियासतदान को खतरा होता है ना अपनी सियासत में, उनको सियासत करने में मुश्किलात आ रहे, तो वो एम ही कह देता है कि पाकिस्तान खतरे में है। मेरा ये यकीन है कि ना तो पाकिस्तान को खतरा है, ना कोई इस्लाम को खतरा है। पाकिस्तान मतलब जब तक दुनिया पाकिस्तान में रहेगा और इस्लाम भी इंशाल्लाह। सर देखें, जिस तरह से आपने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा तब्दीली लेकर आए हैं, इसी तरह हमने भी यही देखा कि कश्मीर के मामले में जो पहली पार्टीज़ नहीं कर पाई वो पीटीआई की हुकूमत ने कोशिश की, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोशिश की, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये कोशिश दब सी गई है। जी अच्छा, एक तो बात यह है कि जो उन्होंने इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की थी, वो जो अमेंड किया था वो उनकी कोई एक साजिश थी, लेकिन वो मैं समझता हूँ उनके गले की हड्डी बन गई है। और उसके बाद नेशनल अक़वाम मुत्तहिदा के उस पर करारदाद हुई है, उस पर इजलास हुए हैं और पूरी पाकिस्तान इस जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, वो पूरी दुनिया को उनके जुल्म बताने में कामयाब हुई है और उन पे इजलास हुए हैं। और जो ऑब्ज़र्वर हैं वहाँ पे, वो अभी आपने रिसेंटली देखा वहाँ पे उनको सीधी गोलियां मारी गई हैं और वो दुनिया समझ रही है कि जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, वो जो कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो उनसे छीने गए हैं और पूरी दुनिया जो है उसमें कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने में इस गवर्नमेंट ने काफ़ी रोल अदा किया है। लेकिन सर आप ये देखें ना कि सिर्फ और सिर्फ आवाज़ बुलंद करने में किया है, इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं हो सका। अक़वाम मुत्तहिदा ने हमारी आवाज़ें सुनी है लेकिन फैसला कुछ नहीं सुनाया और भारत तो उनको सुनना पसंद भी नहीं करता इस मामले में। तो क्या भारत से डर के बैठे हुए हैं सबके सब? देखें, एक तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो दुनिया की बेहतरीन आर्मी है, ठीक है। और इसमें वो कभी पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा दुश्मन है वो उसको जुर्रत नहीं हुई कि हमारे जो है ना आंख में आंख डालकर बात करें। अभी उनका देखें उनको कितनी सुबकी हुई है कि चाइना ने उनके अपना इलाके पे कब्जा किया और वो खामोश बैठे हुए हैं, ठीक है। एक तो वो कश्मीर चाइना के सामने वो मतलब पहले उनका था चाइना को भी तंग करना, मलेशिया को भी तंग करना, पाकिस्तान को भी तंग करना, लेकिन वो जो उनका मोदी सरकार है उनको हर जगह से सुबकी हो रही है। और जो मैं समझता हूँ कि जैसे जो अगर पाकिस्तान के साथ जो है वो इस्लामिक कंट्री अगर सपोर्ट करें पाकिस्तान को तो कश्मीर का मसला जल्दी हल हो सकता है। यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि चाइना ने खुद को प्रोटेक्ट किया, वो फ्रंट फुट पे आए, उन्होंने बैक स्टेप नहीं लिया, यानी उन्होंने मुकाबला किया। इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने जब मुकाबला किया तो भारत को पीछे होना पड़ा। पाकिस्तान तो जुबानी कलामी अभी चल रहा है,
हम तो अमन का गहवारा पहन के चल रहे हैं, तो जब हमारा जो दुश्मन है वो अमन का गहवारा पहनना ही नहीं चाह रहा तो हम क्यों चुप करके बैठे हैं? देखिए, इसमें एक तो पहली बात तो ये है कि जो पाकिस्तान की मईशत थी जी वो इस कदर अपना नीचे चली गई थी जी। कि हमारे पास तो इतने ज़राए नहीं थे जी जो हम जंग की हालत में लोग सरवाइव कर सकते। जी। तो हमें जो गवर्नमेंट होती है, जो फॉरेन इश्यूज़ को देखती हैं, जो फॉरेन अफेयर्स को देखती हैं, ये उनको सारी चीज़ें, जब कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें इनको और पाकिस्तान का वैसे भी मौक़िफ़ है कि हम जंग के हामी नहीं हैं, हम अमन के हामी हैं और हम इसको अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत जो अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया को बता के इस मसले का हल, ना कि हम जंग के थ्रू इसको हल करेंगे। जी अगर पाकिस्तान पे कोई वो बार बार आपने 2018 या 2019 के आगाज में जैसे वो अभिनंदन के साथ हुआ था, ये वो आपने देखा था ना कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, पाकिस्तान की अवाम जो है वो किसी भी तरह कमज़ोर नहीं है, लेकिन वो किसी तरह लड़ना भी नहीं चाहती, वो दुनिया को अमन का पैगाम भी देना चाहती है। तो हम इस किसी सूरत भी जो है ना वो जंग के हामी नहीं है। जंग के हामी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब हमें कुछ करना तो चाहिए ना। अब अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ आपने भी कहा बुलंद की गई है, लेकिन एक्शन नहीं लिया गया, तो क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा को बावर करवाया जाता कि हमारी आवाज़ सुनी जाए, कुछ किया जाए? देखें, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जी। फॉरेन अफेयर्स जितने हैं वो जो फॉरेन ऑफिस है वो कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान जैसे अपना वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में स्पीच की और ऐसी तगड़ी स्पीच थी, वो पूरी दुनिया ने उसको देखा और इतनी ज़्यादा उस वक़्त इतने दुनिया के चैनलों ने दिखाई और किसी को भी नहीं इतना मतलब देखा गया ना सुना गया। तो पाकिस्तान बड़ा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उसने दो टोक जो पाकिस्तान की कश्मीर की बात की है और वो करता रहेगा। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने तो देखें कोई वो मौलाना थे उसके कश्मीर कमेटी के चेयरमैन को कभी इजलास ही नहीं हुआ था जी। और जो हमारे नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने 4 साल तक फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं रखा था। जो पिछली गवर्नमेंट थी या उससे पिछली गवर्नमेंट थी वो इससे के साथ संजीदा नहीं थी। इससे जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसको संजीदा लेके चल रही है। लेकिन उनके जाने से तो ये अपोजिशन पार्टीज की जाने से ये मौक़िफ़ आता है कि हमारे दौरे वक्त में यानी इक़्तिदार में जब हम लोग थे जरूरत नहीं थी भारत की कि वो ये इकदाम कर सके जो इमरान खान साहब के दौरे वक्त में किया। देखें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स उन्होंने की है जी, तो वो तो उन्होंने की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वो जो उनका कश्मीर का जो उनकी प्रॉपर्टी है वो मतलब ख़रीदो फरोख्त पहले नहीं होती थी, अब वो कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक तो ये हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करना वो पार्लियामेंट के इख्तियार में होता है। जो कांग्रेस है इंडिया की उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया है, लेकिन वो जो मोदी था वो अपना जब इलेक्शन था उसमें वो ये बातें वाजे करके गया था, लेकिन उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन को तरमीम को तो रोक नहीं सकते। कॉन्स्टिट्यूशन तो उनके जितने मेम्बरान हैं वो कोई भी कर सकते। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई तरमीम करना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें तरमीम करना चाहे, पार्लियामेंटेरियन तरमीम करना चाहे तो इंडिया उसको रोक तो नहीं सकता जी। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक तो नहीं सकती। वो उन्होंने एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की है, लेकिन उस तरमीम से पाकिस्तान को उस कश्मीर की आवाज़ बुलंद करने का एक जवाब मिल गया और वो पाकिस्तान ने उसको अपनी कश्मीरियों की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद की है। तो ऐसा नहीं होगा कि कभी हम देखेंगे कि कश्मीर आज़ाद हो, क्योंकि आप बुलंद ही कर रहे हैं आवाज़ें। इंशाल्लाह ताला आप भी दुआ करें, पाकिस्तान के सारी आवाम और कश्मीर के लोग दुआ कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम उसको अखलाकी तौर पे भी उसको दूसरा जो आर्म फोर्स के थ्रू भी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी माली और जानी उनके साथ है, जान माल के साथ हम उनको सपोर्ट सर। जिस तरह से ऑपरेशन रद्दुल फसाद को 4 साल मुकम्मल हो गए हैं, जिसमें फ़ौज ने कहा है कि अवाम मेरे साथ हमारे साथ खड़ी रहेगी तो हम फ़ौज कुछ भी कर सकती है जी। मैंने भी देखा कि इस साल जो है यानी कि इस पीटीआई की हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात में बहुत ज़्यादा कमी आई, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। अभी भी हम इस किसी हद तक काबू तो पा लिया गया मेरे नजदीक। बहुत देखें जी, ये पाकिस्तान आर्मी का, पाकिस्तानी के अवाम का
ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था और पाकिस्तान आर्मी को अवाम ने सपोर्ट किया और पाकिस्तान आर्मी जो अवाम की सपोर्ट से ये जंग जीतने में कामयाब हुई है। तो एक जो एलिमेंट इसमें निकला है उसको मैं कंडेम करूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की जवानों ने, उनके घर वालों ने कितनी है इस जंग को जीतने के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन कुछ सो कॉल्ड लीडर जो हैं वो दूसरी दुनिया में बैठकर पाकिस्तान के जो सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ अर्जासराई कर रहे हैं और ऐसा जो है वो पाकिस्तान की आर्मी को वो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में ये अच्छा इमेज नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी आर्मी है कि वो दूसरे मुल्कों में भी जाके वो दहशत गर्दी करती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि उनका बयानिया जो है, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनका बयानिया जो अवाम ने रिजेक्ट किया है इस इलेक्शन में भी। ठीक जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। सफ़र इकबाल सर आपका शुक्रिया और बानो आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। थैंक यू। तस्वीर सारे जी किसी कोई